Okay students, question number 19. What is the weight of 1 kilogram mass on the surface of planet whose radius is 3 times that of Earth and mass is twice that of Earth? देखिए जी, आपसे एक बॉडी है जिसका मास 1 kg बता दिया गया है और उसका वेट पूछा गया है, लेकिन कुछ और वेरिएशंस भी हैं। अर्थ के ऊपर नहीं पूछा गया, एक ऐसे प्लेनेट पर पूछा गया है जहां जिस प्लेनेट का मास अर्थ के मास से डबल है और उसका रेडियस अर्थ के रेडियस से 3 टाइम्स है, तो वहां पर वेट क्या होगा। बेटा इसको निकालने का तरीकेकार क्या है? देखिए वेट का बेसिक फार्मूला m g डैश, जी क्यों नहीं पुट कर रहा भाई? जो नया प्लेनेट है जिसका मास और रेडियस आपने बदल दिया और पर जी की वैल्यू में भी वेरिएशन आ चुकी हुई है, ठीक है। मास भी डिफरेंट है, रेडियस भी डिफरेंट है और मास की वेरिएशन डबल हो चुकी है, रेडियस 3 टाइम्स हो चुका है। तो जरा इनकी सब्स्टिट्यूशन करके न्यू जी की वैल्यू, न्यू वेट की वैल्यू भी हम यहां से निकाल लेते हैं। सो दिस इज m, कैपिटल जी एज इट इज आ जाएगा। m डैश की वैल्यू बेटा पुट करें 2 टाइम्स कैपिटल M, r डैश की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 3 टाइम्स ओल्ड रेडियस एंड यू हैव टू टेक द स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए gm और r स्क्वायर, gm और r स्क्वायर, m को ऐसे ही रहने दें, gm और r स्क्वायर को जरा अलग करके लिख दें क्योंकि ये तो आपके पास ओल्ड ग्रेविटी के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। वेरिएशंस क्या है? न्यूमिनेटर से 2 अलग हो रहा है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 अलग हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए जो न्यू वेट की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं उसको हम पुटअप किस तरीके से कर सकते हैं बेटा। देखिए जो ओल्ड जी की, ये क्या चीज है? ये ओल्ड जी की वैल्यू है ना, और ओल्ड जी की वैल्यू हम सब जानते हैं कितनी होती है बेटा, 9.8। मैथ आपको बता दिया गया 1 kg का, 2 डिवाइडेड बाय 9, ये पैरामीटर्स बन गए। अच्छा अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लें 9.9 पर, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर हम इसको 9.9 समझ लें, सो 9 1 जा 9, 1.1 इस पर कटेगा ना, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, अगर हम उसको 9.9 समझ लें, सो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2, द फाइनल आंसर इज 2.2 और वेट है तो बेटा न्यूटन्स में मेजर होगा इस अंदाज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर वेट पूछा जा रहा है तो बेटा याद रखिएगा सेंटर, वेट का फार्मूला तो यही है, लेकिन सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, जैसे इंफिनिटी पर 0 हो जाती है, सेंटर पर भी 0 हो जाती है, तो जिसकी वजह से वेट हमारे पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है बेटा आपके पास 21, इफ यू गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ जी। बेटा याद रखिएगा ये आपके पास इक्वेटर लाइन होती है हॉरिजॉन्टली, और ये जो जमीन के सेंटर में से लाइन पास हो रही है, जिस एक्सिस के गिर्द जमीन रोटेट कर रही है, दिस एक्सिस, यहां पर हमारे पास पोल्स आते हैं। याद रखिएगा पोल्स के ऊपर जो जी की वैल्यू है स्लाइटली ग्रेटर होती है देन दैट ऑफ द इक्वेटर। बड़ा माइन्यूट सा फर्क होता है लेकिन होता है, पोल्स पर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर पर कम थी, पोल्स पर ज्यादा है, तो पोल्स की तरफ जाते हुए जी की वैल्यू में स्लाइड सा इंक्रीज देखने में आता है। सो दुरुस्त ऑप्शन आपके पास बीटा है, इट विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, सैटेलाइट है मूविंग अराउंड द अर्थ with orbital speed v in the circular orbit of radius r. If its orbital radius is decreased by 1%, ऑर्बिटल रेडियस में 1% की कमी हो जाए तो ऑर्बिटल स्पीड में क्या चेंजेस आएंगी। ये देखें जी, ऑर्बिटल रेडियस शुरू में r था और ये मैंने उसमें से 1% कम कर दिया। 1% को कम करने का तरीका, 1% सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो नया ऑर्बिटल रेडियस आ जाएगा। सो r माइनस 1%, 1% करने के बाद ये जो बेटा आपके पास वैल्यू है, ये दिस इज द न्यू रेडियस r डैश। ठीक है, तो इस रेडियस के बदलने की वजह से इंक्रीज इन ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी उसको हम परसेंटेज की सूरत में निकालने के लिए जाने। बेटा ये देखिए न्यू ऑर्बिटल रेडियस माइनस ओल्ड, चेंज आ जाएगा ना, न्यू माइनस ओल्ड करके, डिवाइडेड बाय इनिशियल ऑर्बिटल स्पीड मल्टीप्लाई बाय 100%, ये बेसिक फार्मूला। चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100%। वैल्यूज की पुटिंग करें, जो न्यू ऑर्बिटल स्पीड है gm डिवाइडेड बाय r डैश न्यू रेडियस के साथ, gm डिवाइडेड बाय r ओल्ड, gm डिवाइडेड बाय r ओल्ड, एज इट इज वैल्यूज पुट होंगी। अब जो r डैश है इसकी वैल्यू हम यहां से उठा कर यहां पर सब्स्टिट्यूट करें। ये देखिए 99 डिवाइडेड बाय 100r, इसको सॉल्व करके जो हमने वैल्यू निकाली थी, एलसीएम लिया था ना यहां से, तो 99 डिवाइडेड बाय 100r की वैल्यू आई थी r डैश, इसको भी हमने पुट कर दी। अब देखिए gm डिवाइडेड बाय r यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। न्यूमरेटर से gm डिवाइडेड बाय r को अंडर रूट को कॉमन ले लें, पीछे क्या बचा, 100 ऊपर चला जाएगा, 99 नीचे रह जाएगा, अंडर रूट 100 बाय 99, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बच गया, और डिनोमिनेटर का फैक्टर एज इट इज मौजूद है। अब ये देखिए gm डिवाइडेड बाय r अंडर रूट से gm डिवाइडेड बाय r अंडर रूट की पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इस बाकी फैक्टर को हमने सॉल्व करना है। 100 डिवाइडेड बाय 99 का अंडर रूट बेटा बड़ा स्पेशल फैक्टर है, बहुत सारी जगहों पर आपको देखने में मिलेगा।
इसकी वैल्यू हमने याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है 1.005। इस पूरी टर्म की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा -1 मल्टीप्लाई बाय 100%। देखिए 1.005 में से 1 गया तो 0.005 बच गया आपके पास। 100 से मल्टीप्लाई करने पर फाइनली परसेंटेज आपके पास आ जाएगी 0.5%। तो ये आपके पास परसेंटेज इंक्रीज है ऑर्बिटल स्पीड में कि रेडियस रिड्यूस होने की वजह से 0.5% उसकी ऑर्बिटल स्पीड में इजाफा हो जाया करता है। ठीक है बेटा, तो इस एतबार से बीटा आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इंक्रीज बाय 0.5%। डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज हो, रेडियस कम होने पर ऑर्बिटल स्पीड बढ़ती है। ओके जी 23 A body of mass m is moving parallel to y-axis with increasing speed. Its angular momentum with respect to origin is. देखिए एंगुलर मोमेंटम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये होता है कि अगर एंगुलर पोजीशन चेंज हो ना, एंगुलर पोजीशन चेंज हो तो एंगुलर मोमेंटम कॉज होता है। ठीक है, टॉर्क से रिलेट करके इसके सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए जरूरी है कि एंगल चेंज हो। ये देखें, अगर एक बॉडी ओरिजिनली, एक बॉडी है यहाँ पर बेटा, वो वाई एक्सिस पर मूव कर रही थी इनिशियली, एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल बन रहा था 90 डिग्री, वो बाद में भी वाई एक्सिस पर ही मूव करती रहती है, हमेशा वाई एक्सिस पर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक्स एक्सिस के एतबार से उसका एंगल चेंज नहीं हो रहा, एंगुलर पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अगर एंगुलर पोजीशन चेंज ना हो तो एंगुलर मोमेंटम कभी भी कॉज नहीं होता, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन होता है। एंगुलर पोजीशन नहीं बदल रही, इसलिए एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर किसी किस्म का नहीं होगा। 0 इज द राइट ऑप्शन, डेल्टा। 24 बेटा, if the angular momentum of a body changes from 10 joules to 30 joules in 2.5 seconds, then the torque acting on the system will be। टॉर्क की वैल्यू हमने निकालनी है बेटा। अच्छा, अभी जो फार्मूला मैंने यूज किया इसको आपने याद कैसे रखना है? देखिए चैप्टर नंबर 3 में आप एक चीज पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के अगर बराबर है तो इसको सर्कुलर मोशन में लेकर आए, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, टाइम एज इट इज है, और फोर्स की जगह टॉर्क ले लें। ये फार्मूला हमने पढ़ा भी था। तो अब ये देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कितना चेंज हुआ है बेटा, गौर से देख लीजिए जरा इसकी वैल्यू। एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताई जा रही है कि 10 जॉल से सेकंड से 30 जॉल सेकंड हो चुकी हुई है। सो 30 इसकी फाइनल वैल्यू है, 10 इसकी इनिशियल वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। बेटा कितने टाइम में ऐसा हुआ है, और ये चेंज होने में जो टाइम लगा है वो 2.5 सेकंड्स का टाइम लगा है बेटा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30 माइनस 10 इट इज 20, और 2.5 को हम 5 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर ले बेटा। 2 न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 रह गया। 5 4 पर 20 और 4 2 पर 8 न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से आप टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज 8 न्यूटन मीटर, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 25 है, अपीरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg मास इज 40 न्यूटन। अपीरेंट वेट बता दिया गया बेटा, टी की वैल्यू, मास उसका 5 kg था और वो एक एलिवेटर में है व्हिच इज मूविंग डाउनवर्ड। अच्छा, मूविंग डाउनवर्ड है तो मूविंग डाउनवर्ड की इक्वेशन लिख दी है मैंने, अपीरेंट वेट इज इक्वल्स टू रियल वेट माइनस ma की सूरत में इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a विल बी, इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालने के लिए उसका फार्मूला सेपरेट आउट करें। ये देखिए यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है ना, तो t इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, ma प्लस का हो जाएगा, और a की वैल्यू हमने निकाली। इसमें पुटिंग करें बेटा, मास कितना है बेटा 5 kg का, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 माइनस टेंशन वैल्यू बता दी गई है 49 डिवाइडेड बाय मास व्हिच इज 5 kg। इस सारे को हम सॉल्व करेंगे बेटा। 9.8 जो ग्रेविटी की वैल्यू है इसके मल्टीपल्स याद रखने हैं। 9.8 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है 19.6, 3 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है 29.4, 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 39.2, और 5 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 49। पहले 5 मल्टीपल आपको याद होने चाहिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी 49 माइनस ये 40 बेटा, ये 40 वैल्यू, दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए कितना बन रहा है 9/5, 9/5 इसको डिवाइड करें, द आंसर इज 1.8। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्केल के अंदर, 1.8 मीटर पर सेकंड स्केल। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। एन एलिवेटर स्टार्ट्स टू मूव अपवर्ड, ऊपर जाना शुरू हो गया। तो भाई एक्सेलरेटिंग अपवर्ड में क्या होता है, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड में तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। बाय द फार्मूला T = W + ma। पूछा क्या गया, इस इंस्टेंट के ऊपर वेट की सिचुएशन क्या होगी भाई, वो रियल वेट से ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए ma का फैक्टर w के अंदर ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से
जो आपका पेरेंट वेट है उसने रियल वेट से बढ़ जाता है। ठीक है, सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा आप देखेंगे, a simple pendulum is vibrating in a lift if the lift starts to accelerate downward। अगर वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होना शुरू हो जाए तो वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम की सिचुएशन क्या होगी उसमें। देखिए अगर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है तो ये रहा फार्मूला, और इस फार्मूले से एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम अलग कर लें, ये देखिए बेटा अगर तो वो मूव ना कर रहा होता तो रियल वेट और अपेरेंट वेट बराबर हो जाता, ठीक है। लेकिन अब वो मूव कर रहा है तो उस सूरत में देखिए W में से T का फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से A की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और A रिड्यूस होने की वजह से T की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड का फार्मूला मैंने लिखा है, इट वुड इंक्रीज। और टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब क्या, देखें अगर टाइम पीरियड फर्स्ट कर ले 1 सेकंड से बढ़कर 10 सेकंड 100 सेकंड हो गया, बढ़ है, टाइम पीरियड बढ़ने की वजह से जो पेंडुलम है अब उसको एक वाइब्रेशन पूरी करने में ज्यादा टाइम लग रहा होता है। मतलब अगर 1 सेकंड होगा तो तेजी से ऑसिलेशन पूरी करेगा, 10 सेकंड होगा तो ऑसिलेशन पूरी करने में उसको 10 सेकंड लगेंगे, ज्यादा वक्त लगेगा। मतलब बेटा टाइम पीरियड के बढ़ने से मुराद है कि जो पेंडुलम है स्लो हो जाता है, पेंडुलम becomes slow। टाइम पीरियड के बढ़ने से मुराद है पेंडुलम स्लो हो जाएगा, और टाइम पीरियड के कम होने से मुराद है पेंडुलम फास्ट हो जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। नंबर 28 बेटा, a particle moves in a circle of radius 50 centimeter, its linear speed varies with time as v is equals to 3t, where t is in seconds। और तो रेडियल एक्सेलरेशन आपको निकालने के लिए कहा गया है टाइम t is equals to 4 seconds के ऊपर। इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं बेटा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v स्क्वायर बाय r, v की वैल्यू है 3t, फार्मूला आपको बता दिया गया है, डिवाइडेड बाय r, और r की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, हम नेक्स्ट स्टेप में उसको पुट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशंस करें बेटा, यहाँ पर ये देखें 3 टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड्स, और ये आ गया इसका स्केयर, डिवाइडेड बाय बेटा आर की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आर की वैल्यू बताएगी है 25 सेंटीमीटर, सो दिस इज 25, और सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर आप इसको 100 से डिवाइड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर आपके पास कितना हो जाएगा 16 बेटा, सो 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर के बजाय यहाँ पर अगर आप इस वैल्यू को रिविजिट कर लें तो ये 50 सेंटीमीटर है बेटा, 25 सेंटीमीटर नहीं है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 50 सेंटीमीटर का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 2.5। इसको सॉल्व कर लें, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 भी न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 9 इंटू 16 इंटू 2, तो इस सारी वैल्यू को सॉल्व करने पर आपके पास ओवरऑल वैल्यू बन रही है 288 सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस तरह का एक सवाल हमने पहले भी किया है कि ऑर्बिटल रेडियस बता दिए गए अर्थ से लेकर सन तक और मरकरी से लेकर सन तक, और आपसे पूछा जा रहा है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मरकरी अराउंड द अर्थ। अब इसके हवाले से हमने पहले भी केप्लर्स थर्ड लॉ के हवाले से बात की थी, तो केप्लर्स थर्ड लॉ में आर और टी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आपके सामने मैंने लिख दी है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड की पावर 2/3 होती है। तो ये देखें, अगर मैं बात कर रहा हूँ टाइम पीरियड ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, रेडियल डिस्टेंस फॉर मरकरी डिवाइडेड बाय रेडियल डिस्टेंस ऑफ अर्थ। और पावर्स कैसे आप एडजस्ट करोगे बेटा, पावर एडजस्ट करने का तरीका है कि रेडियस वाले के ऊपर पावर आती है आपके पास 3 की और टाइम वाले के ऊपर पावर आती है 2 की, ठीक है जी। अच्छा, अब जो वैल्यूज हमें बताई गई हैं जरा उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर आपको जो रेडियल डिस्टेंस बताया गया मरकरी के लिए बेटा, मरकरी के लिए वो डिस्टेंस कितना है, दिस इज 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10, और अर्थ के लिए कितना बताया गया बेटा जी, अर्थ के लिए डिस्टेंस है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11, और यहाँ पर हमें क्यूब भी लेना है इसका। सॉल्व कर लें, देखिए 1.5 4 पर 6 होता है, ठीक है जी। 10 जीरो से 10 जीरो कैंसिल आउट होंगे और डिनोमिनेटर का एक जीरो भी न्यूमिनेटर में शिफ्ट होने आएंगे, तो ये देख लीजिए वैल्यू क्या बन रही है, दिस इज 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1 एंड वी हैव टू टेक इट्स क्यूब, ठीक है जी। इसको ऐसे लिख दें, या अगर आप इस तरह से कन्वीनियंट नहीं है तो इसको डिनोमिनेटर में 10 ही लिखा रहता है, क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई होकर वैसे भी 2/5 बन जाए की पावर 3, which is equals to time period of Mercury divided by time period of Earth, ठीक है। मरकरी का टाइम पीरियड चाहिए, अर्थ को उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, स्केलिंग भी है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो स्केयर को खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ, मतलब बेटा
यहां से स्केयर खत्म होगा तो टाइम पीरियड ऑफ मरकरी दिस इज 2/5, रूट लिया आपने 3/2 बन गया रूट लेने की वजह से, और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ है। बेटा कितना है टाइम पीरियड ऑफ अर्थ? सूरज के गिर्द अर्थ एक साल में अपनी रोटेशन पूरी करती है, तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है आपके पास 1 ईयर। सो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी भी है। मरकरी का पीरियड ऑफ रोटेशन अगर आप देखें, सो व्हाट इट इज 2/5 की पावर 3/2 इनटू 1 ईयर। और ये दुरुस्त ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा? चार्ली में है। Which of the following has the highest moment of inertia? क्वेश्चन नंबर 30 की स्टेटमेंट है। तो अगर सबका मैस और रेडियस सेम है तो इसमें से हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? बेटा स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर होता है, डिस्क का 1/2 mr स्क्वायर होता है, हूप का mr स्क्वायर होता है। सो हूप हैज द हाईएस्ट वैल्यू, सबकी सेम नहीं है, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। हूप हैज द हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज।